हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आपका सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज हम देख रहे थे 9.3 और क्वेश्चन नंबर 17 तक का हमने सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में देख लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक से जाकर के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही रहने वाला है। बस आपको यहाँ पर एक जो देखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की जो प्रवणता है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो हम पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जिसको हम बराबर में दिखाते हैं m से। ठीक है। और इससे पहले अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर हमने अगर मैं आपको पीछे दिखाता हूँ तो वक्र के बिंदु एक्स वाई पर प्रवणता आपकी हम दिखाते हैं किससे, dy बटे dx से। तो पहले वही काम कर लेते हैं कि इस पर रेखा की जो प्रवणता है, क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ध्यान से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। कहा है एक वक्र, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको पता है dy बटे dx। स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया मिलाने वाली स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु को इससे मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो रेखाखंड की प्रवणता निकालेंगे। फिर बोला यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में कि बिंदु इससे गुजरने वाले कैसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। और वो हमें किसका दे रखा था, एक्स और वाई का मान दे रखा था। ऐसे ही सेम यहाँ पे एक्स बराबर 2 -2 और वाई बराबर कितना है, 1 ही हमको मिल गया है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना माइंड पर प्रेशर डालना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता। इससे दिखाते हैं हम इसको dy बट्टे dx। ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो बिंदु दे रखे, कौन कौन से, एक हो गया हमारा x कोमा y। ठीक है, जैसे कहा है एक वक्र के किसी बिंदु x कोमा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, तो कौन कौन से बिंदु हैं हमारे, उनको हम लिख लेते हैं बिंदु x कोमा y व दूसरा आपको दे रखा है -4, -3, -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। प्रवणता को हम किससे दिखाते हैं, m। ठीक है। प्रवणता बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला y2 माइनस y1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। यहाँ पे देखो आपका ये x1 y1, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे अगर हम देखें y2 माइनस y1, तो y2 का मान हमें दे रखा है कितना, -3, y1 का मान दे रखा है हमको x। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। y2 का मान दे रखा है -3, ये तो ठीक है। फिर माइनस y1 का मान दे रखा है हमको y बटे में x2 का मान दे रखा है -4, फिर माइनस y1 का मान दे रखा है, सॉरी x1 का मान दे रखा है x। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, ऊपर बचेगा आपका 3 + y, तो हम इसको लिख सकते हैं y + 3 भी लिख सकते हैं। बट्टे से भी माइनस कॉमन निकाल दे तो हम इसको लिख सकते हैं x + 4। माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाता है। तो इक्वेशन जो निकल करके आई वो आपकी आ गई y + 3 बट्टे में x + 4। ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने देख ली, फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड की प्रवणता भी हमने निकाल ली है। अब सिंपल जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है ये इसकी कितनी है, दो गुनी है। तो जैसे हमें प्रश्न में कहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार या फिर दिया है, क्या दिया है कि dy बट्टे dx बराबर ये दुगनी है किसकी,
जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है उसकी प्रवणता की। तो ये आ जाएगा +3 बट्टे में x+4। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपल जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं नंबर 1 से, x और y वाले को अलग अलग करना। तो बट्टे में x से देखो कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो dy बराबर में देखो बचेगा 2, बट्टे में हम ले लेते हैं x+4। अब ये y+3 देखो 2 के साथ गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में dx से कहाँ आ जाएगा, गुणा में। सिंपल इनका क्या कर देना, अब इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो dy y+3 ये आपका बन जाएगा log y+3। ठीक है, dy बट्टे y करके फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया log y+3 बराबर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपका log x+4। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है जो आप चैप्टर 7 में बहुत बार आप कर चुके हैं। ठीक है, प्लस में 2 लॉग है, इसको हम बराबर के इधर ले आते हैं, तो किस में आ जाएगा, माइनस में। या फिर हम उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं x और y का जो मान दे रखा है वो रख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हम x बराबर हमें दे रखा है, सॉरी x बराबर दे रखा है ऊपर -2 और y बराबर दे रखा है हमको +1। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका देखो log y का मान 1, 1 + 3 हो जाएगा आपका 4 बराबर में 2। log x का मान हमें -2 रखना है, -2 + 4 करेंगे आ जाएगा प्लस का 2 + c। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, 2 है, 2 को हम ऊपर ले जाते हैं। इस वाले 2 को जब हम घात में ले जाएंगे तो n log m की जो n log m फॉर्मूला है, तो ये आपका बन जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस c log 4। देखो log 4, अब यहाँ पे देखो 2 की घात 2 यानी ये भी बन जाएगा log 4, और log 4 को जब हम बराबर की तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस में log 4 इक्वल टू c। log 4 में से log 4 जाएगा तो c का मान कितना आएगा बच्चों, 0। ठीक है, अब ये c का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, जब हम c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सिंपल यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, c का मान समीकरण समीकरण 1 में, तो जो समीकरण 1 है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं नीचे, सिर्फ c का मान छोड़ देते हैं। यहाँ से कॉपी किया हमने, इसको यहाँ पर नीचे रख दिया। देखो c का मान आया कितना, 0, तो प्लस करके हमने लिख दिया 0। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है देखो log y+3 बराबर में, ये तो आपका log 4 इसको मैं कह रहा हूँ, इसको हम ले सकते हैं log x+4 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि इधर भी log है और इधर भी log है हमारे पास, तो log से log आपका खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास y+3 बराबर में x+4 की घात 2। ठीक है, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप +3 को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं इसका आंसर। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने देखी, फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड की या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो हमने देख ली। उसके बाद सिंपल हमने वो जैसा मैं क्वेश्चन में कहा, हमने वो मान रखे वहां पर, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद सी का मान निकाला, सी का मान हमने वापस समीकरण 1 में रखा और लास्ट में हमें जो हल निकालना था वो निकाल चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है, इसको हम पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, ठीक है, गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है, यानी कांस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको, अगर हम क्वेश्चन को देखें, इसमें थोड़ा सा डायग्राम भी हम ले लेते हैं। कोई एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या कितनी है स्टार्टिंग में, यानी जब समय t यानी क्या है, t 0 है,
तब जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 3 है। यानी स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये कोई गुब्बारा है, स्टार्ट इतना है, फिर लगातार जब इसमें इसमें हम हवा भर रहे हैं 3 सेकंड तक, यानी फिर पहले तो स्टार्टिंग में था हमारे पास समय 0, फिर जब हमने इसमें 3 सेकंड तक हवा भरी तो इसकी जो रेडियस है वो हो जा रही है कितनी, 6। तो यानी स्टार्टिंग में अगर हम देखें डायग्राम को, स्टार्टिंग में इतना है, जब इसमें हवा भरी तो ये गुब्बारा आपका पहले से कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट हमको पता है, हम ज्यादातर यूज करते हैं के का, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टी सेकंड बाद यानी कुछ समय बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज और आपको और पता होना चाहिए कि जो गोले का आयतन होता है, ठीक है, गोले का आयतन वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में हम आयतन को, v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना गुब्बारे का आयतन, माना गुब्बारे का आयतन v है, ठीक है। अब परिवर्तन की दर क्या है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है आयतन में, t, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की दर को हम दिखाते हैं, ठीक है, आयतन बट्टे समय हो गया। और ये जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, स्थिर हो रहा है, देखो स्थिर गति से बदल रहा है, यानी कांस्टेंट है, यानी k, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें v का मान दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे v का मान अभी हमने देखा, इधर साइड में हम लिख लेते हैं, v बराबर गोला दे रखा है, सॉरी गुब्बारा दे रखा है गोलाकार है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये v का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा d बट्टे में आ जाएगा क्या, dt, ठीक है। या फिर हम dt को शिफ्ट कर लेते हैं पहले ही, यहाँ पर आ जाएगा d, और जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, या फिर चलो पहले d/dt कर लेते हैं। आयतन हमको दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, a, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, v का मान रख दिया, यानी जो वॉल्यूम थी वो आ गया। अब यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो d/dt आ गया ना, तो d/dt का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ हमको इधर करना है, क्योंकि d/dt लिखा है इधर, देखो अगर d/dt या कुछ होता तो अब तब हम इधर भी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dt जब हम करेंगे तो 4/3, और पाई क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका मान क्या है, एक अनिश्चित है। उसका आर क्यूब का करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3r², ठीक है। और उसके बाद जब हम डी आर का करेंगे तो ये आपका बन जाएगा dr/dt, बराबर में क्या है, ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है वो किसके सापेक्ष किया है, समय के सापेक्ष किया है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, 4/3, और इधर आ जाएगा हमारे पास। अब एक चीज और, यहाँ पे देखो 3 से ये 3 आपका हो जाएगा कट, इस एक स्टेप और हम आगे कम कर लेते हैं। तो बचा आपके पास 4πr² dr/dt, बराबर में k, ठीक है। क्योंकि हमको देखो क्या पूछा है कि गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमने बोला है, हमसे क्या कहा है कि टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमें जो पद हमें v में दे रखा था हमने उसमें v का मान रखा, और ये जो पद थे हमारे r में हम लेकर के आ चुके हैं। बट्टे में dt है 4πr²dr, ये आपका बन जाएगा k dt। अब आपके यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। पहले हमने इंटीग्रेशन नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें देखो r निकालना है, और r के अकॉर्डिंग हमें v का मान रखना पड़ेगा, इसलिए हमने वहां पर पहले चेंज कर दिया है। जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन। अब 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट, यानी इसको हम बदल नहीं सकते, ये आपका बाहर आ जाएगा। r² का करेंगे तो ये बन जाएगा आपका r³ बट्टे 3, ठीक है, r³ बट्टे 3, और बराबर में देखें कि ये कांस्टेंट है, और dt का करेंगे तो आ जाएगा क्या बच्चों, t, और आपको पता है इंटीग्रेशन साइन हटता है, क्या लग जाएगा, c। इसमें अब देखो आपके सामने अगर हम देखें इसको थोड़ा सा यहाँ पर, और आई होप कि ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये जो v का मान है इसको मैं थोड़ा सा एक साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई
आर क्यूब अपॉन में 3 और क्या है हमारे पास के टी प्लस सी। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, अब जब हमें स्टार्टिंग में समय क्या दे रखा है, देखो गुब्बारे बोला ना स्टार्टिंग में इस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी, 3 थी। यानी जब समय था 0, हमारे पास स्टार्टिंग में समय क्या रहेगा, 0 रहेगा। तब इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी बच्चों, 3 थी। अब टी बराबर 0 और आर बराबर 3 रख करके हम क्या करेंगे, यहाँ से सी का मान निकालेंगे। देखो 4/3 पाई वैसे रहा, आर का मान रखना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब बराबर में के इंटू टी का मान 0 प्लस सी। तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, के इंटू 0 करेंगे 0, बचेगा क्या इधर, सिर्फ हमारे पास सी। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27। और यहाँ पे इसको मैं देखो अलग से सोल्व कर लेता हूँ। 3 के क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, और एक इधर बट्टे में इसके 3 भी है, तो एक 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 तिया 9, और 9 की गुना जब हम इस 4 से कराएंगे, 9 चौको कितना हो जाएगा 36। ये आ जाएगा आपका 36 पाई, किसका मान, सी का मान। ठीक है, 3 का क्यूब था यानी 3 को हम 3 बार लिख सकते थे, बट्टे में एक 3 है, एक 3 से आपका एक 3 ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा दो बार 3 बचेंगे, 3 तिया 9, 9 की गुणा 4 से कराएंगे, 9 चौको 36 पाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो आ जाएगा आपका 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू के टी प्लस सी का मान है 36 पाई। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें क्या कहा है कि जब 3 सेकंड बाद, यानी 3 सेकंड बाद जो रेडियस है वो कितनी हो जा रही है, 6 इकाई हो जा रही है। यानी टी बराबर 3 पर रेडियस है हमारी कितनी, 6। ठीक है, टी बराबर 3, रेडियस बराबर 6। तो अब यहाँ पे अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मान है इसका मान भी हम कहाँ रखेंगे, वापस समीकरण, अभी हमारे पास आ गया 36 पाई ना, तो इसका मान रख देंगे हम समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 में अब मान रख देते हैं इसका, तो लिखते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर, तो ये आपका देखो बन जाएगा 4/3 पाई, आर का मान कितना रखना है 6, इसकी घात में कितना 3, बराबर में के टी का मान कितना 3 प्लस 36 पाई। हमें मान किसका निकालना है, 30 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ से अब हमें मान मिल जाएगा के का, पहले हम सी का मान निकाल चुके हैं, अब हम यहाँ पे निकालेंगे के का मान। तो ये देखो आपका बन जाएगा 4/3 पाई, 6 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे तो आपका देखो ये बन जाएगा 6 छंग 36, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ये अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर में आ जाएगा 3 के प्लस 36 पाई। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 दूनी हो जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आ गया 4 पाई गुणा 72 बराबर में 3 के प्लस 36 पाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब 36 पाई अगर हम इसको सॉल्व करें, हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम इनकी, तो 72 गुणा 4। ठीक है, 72 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 288। देखो 72 गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 288 पाई, 288 पाई प्लस 36 पाई है, बराबर किधर आ जाएगा, माइनस का 36 पाई, बराबर में बचेगा 3 के। 288 पाई में से जब आप माइनस करते हैं 36 पाई, तो ये आपका बन जाता है बच्चों 252 पाई। 252 पाई बराबर में आ जाएगा 3 के। यहाँ से हम के का मान निकाल लेते हैं। के का मान निकालने के लिए 252 पाई बट्टे में 3 सॉल्व करेंगे, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, 8 एक बचा, 3 चौको 12, कितना आ गया के का मान 84 पाई। अब हमें मान मिल गया किसका, के का भी मिल गया और सी का भी मिल गया। हमें निकालना था आर का मान, तो जो के और सी का मान है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे किसका मान, के और
सी का मान। तो ये लाइन हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, के व सी का मान समीकरण एक में। ठीक है, समीकरण एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, बराबर में के का मान अभी हमने निकाला कितना, के का मान आया 84 पाई, 84 पाई इंटू टी। ये आपका वैसे का वैसे रहेगा, प्लस सी। सी का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 36 पाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो प्लस आ जाएगा 36 पाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर क्यूब को सिर्फ हम इधर छोड़ेंगे, बाकी सब मान को कर देंगे शिफ्ट दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 84 आ गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें, और उससे पहले हम 36 पाई को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 84 पाई और 36 पाई को। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये 4/3 को जब हम इधर निकालेंगे तो 3/4, ठीक है, गुणा में आ जाएगा आपका 84 पाई टी, प्लस अब 3/4 जब वहां से हटेगा तो इधर गुणा में आएगा, गुणा 36 पाई। ठीक है, और देखो यहाँ पर पाई किस में है, गुणा में, किसमें आ जाएगा, बट्टे में, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 32, 4 9 36। आर क्यूब आ गया आपके पास, 21 का गुणा हम 3 से कराते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, और यहाँ पे आ जाएगा टी, प्लस 9×3 = 27। ठीक है, इतना ही बचा, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। तो आर क्यूब, अब यहाँ पे 63 और 27 में हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन निकालेंगे तो 7×9 = 63 आ जाएगा आपका 70, प्लस 9×27 क्यूब। आप चाहें तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको बुक का आंसर चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करें, यहाँ से क्यूब हटा दें, और आपको पता है क्यूब हटेगा, तो इधर लिख देते हैं पहले 70 प्लस 3, और इस पूरे की घात में कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/3। जैसे मान लो इधर हमने लिख दिया इसके अंदर, तो ये या तो आप ऐसे लिख दें, या फिर आप रूट नहीं लगाना चाहते तो आप घात में कितना लिख दें। जैसे आप मान लो रूट में है 5 है, ठीक है, तो आप रूट को हटाते हो तो 5 की घात कितना लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। वैसे जब क्यूब रूट को हटाते हैं तो कितना आ जाता है, 1/3 आ जाता है। इस तरह से बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यानी हमको क्या निकालना था, लास्ट में आर गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी थी, तो आर बराबर इतनी त्रिज्या निकल करके आ चुकी है। तो एक बार इसका आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, आयतन वी का मान हमको पता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, वो हमने रखा। फिर उसके बाद हमने इसको आर के फॉर्म में लेकर के आए, क्योंकि रेडियस फाइंड निकालनी, रेडियस निकालनी थी। फिर उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें स्टार्टिंग में T0 और R3 था, वो हमने रखा, सी का मान निकाला। फिर उसके बाद वापस हमने इक्वेशन में किसका मान रखते हैं, के का, सॉरी मान रखा T3 और R6। फिर हमने के का मान निकाला, वो सी और के का मान हमने लास्ट में इक्वेशन में रखा, और आर का मान हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19 होता कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है और ब्याज से संबंधित, और 20, 21, 22 से 3 क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 20 इसमें हमसे कहा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, यानी 10 साल बाद ये 100 रुपए कितने हो जा रहे हैं, 200 रुपए हो जा रहे हैं। 10 साल बाद 100 रुपए 200 हो जा रहे हैं। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे आपको बोला है log 2 का मान दे रखा है 0.6931 दे रखा है। तो सिंपल देखो, क्वेश्चन नंबर 20-21 आपका सेम टू सेम रहने वाला है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, तो आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला काम हमने करना है, देखो जो भी मान लो पैसे में कुछ भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसके सापेक्ष होती है समय, यानी कुछ समय के लिए हमने अपने मूलधन को रखा, तो उसके बाद वो इतना हो गया। ठीक है, तो जो परिवर्तन की दर है उसको हम पहले देख लेंगे। तो पहले पहला काम है कि हम इनको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना
माना किसी समय टी पर, माना किसी समय टी पर मूलधन कितना है, पी है। मूलधन पी है, ठीक है। यानी एक समय ऐसा है जहां पर मूलधन हमने मान लिया क्या है, पी है, ठीक है। अब जो हमारा प्रिंसिपल पी मतलब हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम मूलधन कहते हैं, तो डीपी बट्टे में आ जाएगा डीटी। अब जो मूलधन जो परिवर्तित हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी मूलधन में परिवर्तन हो रहा है किसके, समय के सापेक्ष, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे डीपी बटे डीटी। और जो यहाँ पर दे रखा है मूलधन की वृद्धि आर प्रतिशत वार्षिक की दर से हो रही है, आर प्रतिशत बोलो तो आर बट्टे में 100, और किसमें वृद्धि हो रही है, मूलधन, तो इंटू आ जाएगा आपका, मूलधन को हमने क्या माना है, पी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर लिखें तो ये आ जाएगा, देखो पी वाले को पी के साथ ले आएंगे, डीपी बट्टे पी बराबर में आ जाएगा आपका आर बट्टे 100 और डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया हमने। डीपी बट्टे पी का हो जाएगा बच्चों क्या, लॉग पी बराबर में आ जाएगा आर बट्टे 100 कांस्टेंट रहेगा, और डी का करेंगे क्या आ जाएगा टी, और आपको पता है इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट आ जाता है सी, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगना हो जा रहा है, यानी स्टार्टिंग हमारे पास जो मूलधन है, यानी अगर हम बात करें स्टार्टिंग में हमारे पास समय जब जमा करने का तब जो समय था वो 0 है, ठीक है। और उस समय हमारे पास जो मूलधन था यानी पी था वो कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। यानी टी और पी का मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो अभी हमको सिर्फ टी और पी का मान रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो ये आपका बन जाएगा लॉग पी, पी का मान हमें दे रखा है 100 लॉग 100 बराबर में पी का मान जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा आपके पास क्या, सी। तो सी का मान वापस हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। सी का मान समीकरण 1 में, तो देखो आपका बन जाएगा लॉग पी बराबर में आर बट्टे 100 पी प्लस लॉग 100, ठीक है। ये आपका मिल गया है क्या, जब हमने सी का मान वापस रख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्षों बाद जो हमारा मूलधन था यानी पी था वो क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो वापस हम देख लेते हैं कि टी यानी समय कितना है हमारा, 10 वर्ष, और मूलधन यानी पी कितना हो जा रहा है, 200 रुपये, यानी दुगना हो जा रहा है, 100 का दुगना हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा, सी का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा हमारे, तो वो वापस सी और आर का मान, सी का मान ऑलरेडी हम यहाँ पे रख चुके हैं, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, चाहे आप एक साथ रख लें। जैसे भी हमने यहाँ पे सी का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो आप यहाँ सी का मान ना रख करके आर का मान भी निकाल ले, फिर लास्ट में आप एक साथ लिख दें कि सी और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब हम जब सी का मान रख चुके हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे आर का मान। तो वापस देखो टी बराबर कितना है 10, पी बराबर है 200, तो वापस समीकरण 1 से जो हमारा दे रखा है लॉग पी का मान है 200 बराबर में आर बट्टे 100 गुणा टी का मान है 10, और प्लस सी का मान ऑलरेडी हमारा आ चुका है कितना, लॉग 100, लॉग 100, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, फिर वहां पे हमको सी का मान अलग से रखना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट सी का मान कहाँ रख दे रहे हैं, सॉरी टी जो 10 है और पी 200 है कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में। देखो ये आपका हो जाएगा लॉग 200 प्लस लॉग 100 है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का लॉग 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आर बट्टे 10 लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होता है लॉग एम बट्टे एन, तो 200 बट्टे 100 सॉल्व करेंगे आ जाएगा लॉग 2 बराबर में आर बट्टे 10, सॉरी 100 की जगह क्या आ जाएगा 10। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है लॉग 2 का मान दे रखा है, तो लॉग 2 का मान कितना दे रखा है, 0.6931, बट्टे में 10 है, कहाँ आ जाएगा गुणा में, आर का मान निकालना था, तो ये रहा आपका आर का मान। जब 10 की गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 6.931,
बराबर में क्या आ जाएगा आर। ठीक है, अतः मूलधन में कितनी वृद्धि हो रही है, जो भी आपका आर निकल कर क्या है, इतनी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए। मेन है कि आपने समय को टी मान लिया, मूलधन को पी मान लिया। अब परिवर्तन की दर यानी जो भी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस होंगे किसके सापेक्ष होंगे, समय के सापेक्ष होंगे। इसलिए हमने डीपी बटे टी, परिवर्तन की दर हमें दे रखी है 8%, इसमें मूलधन पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया और आंसर आ गया। सिंपल, हमने पहले सी का मान निकाला, फिर आर का मान निकाल दिया, फिर आर का सॉरी सी का मान निकाला, फिर उसके बाद हमने किसका निकाला सेकंड नंबर पे सी का मान निकालने के बाद सिंपल हमने सॉल्व किया और आर का मान निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। इस क्वेश्चन में कहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1,000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी हमको निकालना है क्या, समय निकालना है। इसका मान निकालना है समय, यानी सॉरी राशि कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, यानी पी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल वही लाइन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी वही लाइन यहाँ पे हम फिर से रिपीट करेंगे कि माना किसी समय यानी टी पर मूलधन टी पर मूलधन पी है, तो सेम वापस वही लाइन रिपीट करेंगे, डीपी बट्टे आ जाएगा डीटी बराबर में। अब यहाँ पे आपको जो दर दे रखी है मूलधन में कितना है 5%, तो ये आ जाएगा आपका जो 5/100 इसमें मूलधन में, मूलधन हमारा अभी क्या है पी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वापस वही कर लेते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, डीपी बट्टे बन जाएगा पी इंटीग्रेशन बराबर में 5/100 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 × 5 5×10 यानी 1/20 और इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका dt, बट्टे में था गुणा में dt आ गया है, तो dp बट्टे p बन जाएगा log p बराबर में 1/20 t, इंटीग्रेशन का साइन हटा बन गया c। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमारे पास पैसे कितने हैं 1,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 1,000 रुपए, तो स्टार्टिंग यानी टी यानी आरंभ में समय 0 और जो पी है वो कितना है हमारे पास स्टार्टिंग में 1,000 है। ठीक है, अब सिंपल ये मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, पी का मान समीकरण 1 में, तो देखो लॉग ये बन जाएगा 1,000, सेम वही पूरी फोटो कॉपी करनी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, 1/20 सी का मान 0 है गुणा 0 प्लस सी, तो सी का मान कितना आ गया बच्चों लॉग 1,000। ठीक है, अभी हम सी का मान चलो रख देते हैं, तो फिर भी हमको रखना ही है, तो लिखेंगे सी का मान समीकरण, सी का मान समीकरण 1 में। ठीक है, और यहाँ पे देखो ई 0.5 यानी ई की घात 1/2 का मान हमें दे रखा है 1.648, तो सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो आपका लॉग 1,000 ठीक है, लॉग आ गया 1,000 और सॉरी समीकरण 1 हमने किसको माना है लॉग पी को, 1,000 की रख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा लॉग पी। ठीक है, 1/20 टी प्लस सी का मान है लॉग 1,000, लॉग 1,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अगर हम आगे देखें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी टी हमको दे दिया है यहाँ पे कितना 10 वर्ष, और यहाँ पे हमें पी ज्ञात करना है, यानी पी का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने, तो वापस अब ये मान रख देते हैं कहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, तो देखो आपका ये रहेगा लॉग पी, क्योंकि अभी हमें पी का मान नहीं दिया, लॉग पी 1/20
टी का मान दिया है 10 प्लस लॉग 1000। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 लॉग 1000 बराबर में आपके पास लॉग टी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम बात करें लॉग 1000 गुणा में है, ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, 1/2, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक ये होती है दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका लॉग पी प्लस में है, आ जाएगा माइनस में लॉग 1000 बराबर में बचा 1/2। तो लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला आता है लॉग एम बट्टे एन, ठीक है, बराबर में 1/2। अब आपको पता है लॉग हटाएंगे, दूसरी साइड जो भी होगा वो किसकी घात में चलेगा, ई की घात में चलेगा, ई की घात 1/2। ठीक है, तो पी बट्टे आ जाएगा आपके पास 1000 और ई की घात 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 0.5। क्या लिख सकते हैं, ए की घात 0.5, और ई की घात 0.5 का मान हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो देखो बन जाएगा पी बट्टे 1000 बराबर में आ जाएगा 1.648। ठीक है, अब देखो बट्टे में 1000 है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो 1.648 गुणा 1000, 30 है, 30 अंदर डालेंगे तो बन जाएगा आपका 1648। यानी 10 वर्ष बाद, क्वेश्चन मुझसे पूछा ना 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी बच्चों, 1648 रुपए। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। इसमें क्या है हमको कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। पहले तो जिन बच्चों को समानुपाती का चिन्ह नहीं पता, इस तरह से हम समानुपाती को दिखाते हैं, ज्यादातर बच्चों को पता है, बट 10% 5% ऐसे बच्चे होंगे कि समानुपाती नहीं पता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखी हैं, जीवाणु की संख्या दे रखी है एक तो, और फिर समय दे रखा है। ठीक है, तो हम इसी को पहले मान लेते हैं। माना किसी समय, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, माना किसी समय टी पर जीवाणुओं की संख्या, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, अब इसमें बोला यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर क्या है, उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो चेंजेस किस में हो रहा है, जीवाणुओं की संख्या किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और बोला है वृद्धि की दर के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती यानी नियतांक या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोला है यदि जीवाणुओं की जो वृद्धि की दर है, वृद्धि की दर हम किससे दिखा रहे हैं, dx बटे dt, दर उनके उपस्थित संख्या, संख्या को हमने क्या माना है, एक्स, एक्स के क्या है, समानुपाती, बीच में आप समानुपाती का चिन्ह देख पा रहे हैं। तो हम पहले ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए बच्चों आपको पता है कांस्टेंट आ जाती है वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने के ले लिया है। ठीक है, नियतांक जो है क्या आ गया, dx। अब x के जो dx है, dx बट्टे में हम ले आते हैं x बट्टे में dt है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, बन जाएगा आपका k dt। सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, dx बटे x हो जाता है आपका log x, के कांस्टेंट बाहर रहेगा, और dt का करेंगे t, कांस्टेंट एक आ जाएगा आपका c। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जीवाणु कितने हैं, जब आरंभ में यानी समय तब कितना रहेगा, 0, और आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख, यानी और जीवाणु की संख्या हमने माना है x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 लाख, कितने जीरो टोटल, 5 जीरो। ठीक है,
तो जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम रख देते हैं 1,03,4,5 बराबर में k इंटू टी का मान 0 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम के आपका 0 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ आपके पास क्या बचा, सी। ठीक है, तो यहाँ से हम सी को देख लेते हैं, बराबर में आ गया सी। सी का मान हम वापस रख देते हैं कहाँ पर, समीकरण 1 में। सी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा ये रहा। ठीक है, तो सी का मान समीकरण 1 में, तो ये आपका बन जाएगा log x बराबर में के टी प्लस आ जाएगा आपका log 1,00,000। ठीक हो गया। और फिर हमको कहा है कि 2 घंटे बाद इनकी संख्या में 10% वृद्धि हो रही है। संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या भी फिलहाल कितनी है, 1,00,000 है। 1,00,000 है। 2 घंटे यानी समय आपका जो टी है वो हो गया 2 घंटे, और कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई, 10%। तो 10% करेंगे 1,00,000 का, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना बचा, 10,000। ठीक है, तो वृद्धि हो गई, पहले थे 1,00,000, 10,000 बढ़ गया, तो टोटल इनकी जो संख्या हो गई कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। तो यहाँ पर हम वापस देख लेते हैं कि टी बराबर 2 और एक्स बराबर कितना हो गया है 2 घंटे बाद, 1,00,000, कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, 1,10,000। क्लियर है। वापस ये मान हम रख देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन लास्ट जो हमारी निकली है सेकंड में। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 log x का मान हमें रखना है 1,10,000, तो ये आपका बन जाएगा log 1,00,000। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा बराबर में के टी का मान है 2, फिर हमारे पास प्लस में है log 1,00,000। क्लियर है, प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा, किसमें, माइनस में। तो ये आपका बन जाएगा 4 0, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा, तो बट्टे में जो कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो देखो 4 0 से आपके 4 0 खत्म, बराबर में बचा आपका 2k। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो log 11/10, 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, बराबर में क्या आ गया, k। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। अभी तक हमने क्या देखा, जैसे हमने समय को मान लिया t, जीवाणु की संख्या उस समय कितनी है, x है। फिर जो परिवर्तन हो रहा है किसमें, संख्या में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के, और क्या है उसकी जो संख्या है, वृद्धि की दर है किसके समानुपाती है, संख्या के समानुपाती है, तो हमने वो दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया है, टी स्टार्टिंग में 0 लिया, फिर एक्स का मान 1,00,000, सी का मान निकाला, सी का मान वापस फिर हमने रखा समीकरण 1 में, समीकरण 2 बनाया, समीकरण 2 में वापस जब 2 घंटे बाद जो उनकी संख्या में 10,000 की वृद्धि हुई, टोटल 1,10,000 हो गया, सॉल्व किया, के का मान निकाल लिया। ठीक है, अब वापस हम क्या करेंगे, ये जो के का मान है ये रखेंगे। ठीक है, किसमें, समीकरण जो लास्ट हमारा 2 निकल करके आया। ठीक है, समीकरण 2 में हम रखेंगे किसका मान बच्चों, के का मान, क्योंकि सी का मान ऑलरेडी यहाँ पे हम रख चुके हैं, एक के का मान अभी हमने और निकाल लिया है, तो लिखेंगे के का मान, के का मान समीकरण 2 में। तो ये आपका देखो आ जाएगा क्या, log x, log x बराबर में है के टी, के का मान अभी हमने निकाला log 11/10 बट्टे में 2, और प्लस है आपके पास log कितना, 1,00,000। ठीक है, वापस हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में मान रख दिया किसका, के का मान। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें जैसे क्वेश्चन में कहा है कि कितने घंटे बाद, कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, यानी अब हमको यहाँ पर किसका मान दे रखा है, एक्स का मान तो दे रखा है, बट समय नहीं दे रखा है।
ठीक है, यानी अब हमको यहाँ पर टी ज्ञात करना है और एक्स समय दे रखा है कितना, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख दे दिया। अब ये मान हम वापस रखेंगे कहाँ पर, इस समीकरण को मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से एक बार आप इसको पूरा सॉल्यूशन देख लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको। तो लॉग एक्स की जगह कितना रखना आपने, 2 लाख, बराबर में आपके पास लॉग 11/10 बट्टे में 2, प्लस है आपके पास लॉग 1 लाख। ठीक है, अब वापस प्लस में है, बराबर की इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर इधर आपका लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन जाएगा, तो लॉग एम बट्टे एन, तो 2 लाख बट्टे 1 लाख, तो वापस आपके पास कितना आ जाएगा, लॉग सिंपल आ जाएगा 2। आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में बचेगा आपके पास लॉग 11/10 बट्टे में 2 है, ये जो बट्टे में 2 है इसको हम बराबर को उधर ले जाएंगे, किसमें चले जाएगा, गुणा में। ठीक है, या फिर इसको यहीं पर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट हम इसको ले जाते हैं कहाँ, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा, देखो बट्टे में था गुणा में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है किसका मान, टी का मान। ठीक है, और हमारा जो टी था, टी कहीं ना कहीं गायब हो गया, जो हमको निकालना था। देखो यहाँ समीकरण 3 हमारा था, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक जगह टी हमारा मिस हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पे हमने रखा है के का मान ना, कहाँ पर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो समीकरण 2 में हमने यहाँ पे समीकरण 2 से लिया, यहाँ पर टी का मान रखा कितना है, 2। ठीक है, तो 2 रकम ने के का मान निकाला, फिर हमने के का मान कहाँ रखा, समीकरण 2 में। तो ये वापस जब के का मान यहाँ पे हमने रखा ये, और इसके साथ हमारा क्या आएगा बच्चों, टी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मिस हो गया होगा, कई बच्चों ने इसको नोटिस भी किया होगा। तो टी आ गया साथ में, यहाँ पर इनटू में आपका रहेगा टी, क्योंकि इसी का मान हमको टू में आ गया आपके पास टी। ठीक है, टी का मान निकालना है। अब जो आपके बुक में आंसर है वो देखो सिर्फ इतना ही छोड़ रखा है, 2 log 2। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो लॉग 11/10। ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास टी, यानी टी समय बाद, ठीक है, जो जीवाणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। यही हमसे पूछा था। तो लास्ट लाइन आपने लिख देनी है, यह था इतने समय बाद जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला, के और सी का मान निकाला, के और सी का मान निकालने के बाद वो मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। जब के और सी का मान रखा, फिर समीकरण 3 हमने बनाया जब हमने के और सी का मान रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सिंपल मान रख करके हमने शिफ्ट किए और टी का मान निकाल लिया। मेन इसमें अगर हम ध्यान से देखें, सी और के का मान निकाला है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल ही है, खाली आपको टिक लगाना है। तो देखो आपको दे रखा है dy/dx बराबर में, अब देखो e की पावर x प्लस वाई है। हमको पता है अगर मल्टीप्लाई में है दो संख्या आपस में, ठीक है, सेम है, बेस अगर सेम है तो जो घातें होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं, पता ही है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर x इंटू ई टू द पावर y। तो y वाले के साथ y लेकर के आ जाते हैं, e टू द पावर y, और e टू द पावर x dx। ठीक है, अब इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, dy। अब इसको हम डायरेक्ट तो कोई लॉग तो लगा नहीं सकते, e की पावर को लाएंगे हम ऊपर तो बन जाएगा माइनस का y dy, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा क्या, t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, e की घात माइनस वाई को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की घात माइनस वाई रहेगा, और इसका जो गुणांक है नीचे आ जाएगा माइनस का 1, बराबर में e की पावर x प्लस सी। फिर बन जाएगा आपका माइनस का e की पावर माइनस वाई, प्लस में e की पावर x है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस का e की पावर x इक्वल टू सी। ठीक है, माइनस कॉमन आप निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर x इक्वल टू सी। माइनस यहाँ से हम हटाएंगे तो माइनस वाई
प्लस ई टू द पावर एक्स बराबर में स्मॉल सी, मतलब स्मॉल या कैपिटल जो भी मानना चाहें, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस में, तो ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे माइनस सी को हमने मान लिया, चलो हम एक चीज और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सी नहीं रखते, ठीक है, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। तो सिंपल हम मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट हम दे देते हैं, सी डैश दे देते हैं, ठीक है, सी डैश आ गया। अब यहाँ पे हम अलग से दिखा देते हैं कि माइनस का सी डैश बराबर किसके होता है, सी, क्योंकि आपको पता है स्विच सी क्या है, स्विच अचर है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका मान बदल सकते हैं। तो इस तरह से सी बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन सही है, ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस वाई, फिर उसके बाद ई टू द पावर प्लस एक्स। अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देंगे तो आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज हमारी 9.3 होती है कंप्लीट। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ होंगे। लिंक जो है इसका वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको सभी पार्ट देखने हैं, सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो ऊपर आई बटन पर, आप नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज की वीडियो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.4 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।